अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। कराची हो रही है क्योंकि कराची हर साल जो है वो मौसम जब बरसात का आता है तो उसको जो है वो मुतादिद मसाइल का सामना रहता है। कराची में गर्मी हो तो लोग जो है वो बिजली की लोड शेडिंग की वजह से बिलबिला उठते हैं और गर्मी भी बड़ी सख्त पड़ती है। कराची के अंदर बारिश की लोग दुआएं करते हैं, लेकिन जब बारिश हो तो सड़कें, नदी, नाले भर जाते हैं और कराचीआइट्स जो है बजाय उसको एंजॉय करें उनके लिए वो अजियत बन जाती है, बल्कि वबाले जान भी बन जाता है। करंट लगता है, खंभों में, तारों में तारें गिर जाती हैं। कराचीआइट्स के लिए जो है वो बारिश भी बजाय रहमत बनने के एक जहमत बन जाती है, बल्कि बड़े मसाइल का उनको और भी सामना रहता है। ट्रैफिक जैम होता है। मैं खुद भी कराची में कई दफ़ा जो है वो इस मौसम में देख चुका हूँ, ट्रैवल कर चुका हूँ, रह चुका हूँ। सारी चीज़ों का मुझे अंदाज़ा है कि कराची के लोग किस अजियत से गुजरते हैं और उनको किन मसाइल का सामना रहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली साल से हमें यही दिखाई देता है कि जिससे पूछो लोकल गवर्नमेंट कहती है कि सिंध गवर्नमेंट फंड्स नहीं दे रही, सिंध गवर्नमेंट कहती है वफाकी हुकूमत फंड्स नहीं दे रही, वफाकी हुकूमत कहती है हमारा मसला नहीं है। तो ये कराची के जो शहरी हैं वो इस ट्राइका के साथ जो है वो जिंदगी गुजारते हैं, रेवेन्यू जनरेशन करते हैं। कराचीआइट्स बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कराचीआइट्स का, लेकिन उसके बावजूद कराची वालों को इस दौरी नहीं बल्कि मुतादिद अजियतों का सामना रहता है। इस तमाम मामले पर हम आज बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में जनाब वसीम अख्तर साहब, मेयर कराची हैं। वो खुद भी जो है वो यही कहते दिखाई देते हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है जिसकी वजह से मैं कराची के लोगों के मसाइल हल कर सकूं, लेकिन जाहिर है किसी को तो ये जिम्मेदारी अब लेनी होगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम कोशिश करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगी तर्जुमान के इलेक्ट्रिक नूर अफशा साहबा, उनसे जरा के इलेक्ट्रिक वालों से जो शिकायत हैं उस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हमारे पास जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब, साबिक मेयर कराची, वो भी होंगे और पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ इस पर हम लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस वसीम अख्तर साहब। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने एक सवाल रखूं कि कराची के अगर आप टू द पॉइंट मुझे बताएं, क्योंकि कराची के लोग जानना चाहते हैं बराह रास्त, क्योंकि उनको जो है वो बॉल ही बना दिया गया माजरत के साथ। असल जिम्मेदार कौन है? कराची अगर आज अपना जिम्मेदार ढूंढे, उसकी असल जिम्मेदारी किस पे आयद होती है जिसकी वजह से कराची वालों को ये दिन देखने पड़ते हैं? देखिए, ऐसा है कि सिर्फ मॉनसून या बारिशें तेज आ जाएं उन दिनों में ही प्रॉब्लम्स नहीं होते। कराचीआइट्स तो कोई 12 साल से प्रॉब्लम में है। और अगर देखा जाए तो जब से इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ है कैपिटल कराची से, उसके बाद से किसी ने मुड़ के कराची को देखा नहीं है। ये छोटे छोटे इश्यूज हैं जिस पे आपने कोट किया कि मेरे पास इख्तियार नहीं है और डिलीवर नहीं हो सकता। अगर आप टोटल सिनेरियो देखें तो जब से ये हुकूमतें हुकूमत कर रही हैं इस सूबे पे भी और इस शहर पे भी, कोई 10-12 साल हो गए हैं। मुझे तो 4 साल हुए आए। उससे पहले पूरे साल का अगर मैं आपको बताऊं, ट्रांसपोर्ट नहीं है हमारे पास, सीवरेज तबाह हुआ है हमारा, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज है ही नहीं हमारे पास, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। ये तो बारिश आ जाती है तो ऐड ऑन हो जाता है, डबल हो जाती हैं तकलीफें कराची की आवाम पे। बिजली चली जाती है और जब बिजली चली जाती है तो पानी बंद हो जाता है क्योंकि मोटर नहीं चल सकती। ये तो बड़े अरसे से मसाइल चल रहे हैं। कराची का जो ड्यू शेयर है वो मैं मेयर हूं या ना हूं, देखिए एक सिस्टम दे दिया गया है। 140A आर्टिकल मौजूद है आइन के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराए बल्दियाती और कहा कि इख्तियारात नीचे दिए जाए, मगर अफसोस 18वीं अमेंडमेंट के बाद सूबों ने इख्तियारात अपने पास रख लिए। उनका फर्ज बनता था, 18वीं अमेंडमेंट में ये मौजूद है कि इख्तियारात नीचे डिस्ट्रिक्ट्स में देने हैं आपने, मगर फेडरल गवर्नमेंट से लेके इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिए और उनको खुद इस्तेमाल करते हैं। बल्दियाती सिस्टम को मजबूत नहीं किया गया। अब कराची का सिनेरियो जो बना हुआ है वो इस तरह से है कि जो महकमे बल्दियात के पास होने चाहिए वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हैं। सर, ये तो जब आप बात करते हैं, आप अक्सर ये कहते हैं कि मेरे पास ना कचरा उठाने का इख्तियार है, मेरे पास ना वाटर बोर्ड है, मेरे पास ना केडीए है, मेरे पास ये इख्तियारात नहीं हैं। जबकि दूसरी साइड का मौक़िफ़ ये है कि आप अगर रिवायती तौर पर भी देखें तो कचरा उठाने का इख्तियार जो है मेयर के पास कभी भी नहीं था।
ये इख्तियार जो है वो पहले भी टाउन्स के पास होता था। केडीए भी वो कहते हैं कि हाईकोर्ट के ऑर्डर के नतीजे में जो है केडीए वापस निकल गया, जो कि 2001 में गालिबन शायद था लोकल गवर्नमेंट्स के पास। वो इसकी तफसील बयान करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो मेयर साहब कहते हैं उनको जो है वो ये इख्तियारात पता होने चाहिए कि सिवाय एक बार के ये इख्तियारात कभी भी मुस्तकिल वहां पर नहीं रहे हैं। नहीं, देखें, ये फिर गलत है। जब पहले मेयर होता था या नाजिम होता था, उसके कंट्रोल में होते थे सारे डिस्ट्रिक्ट्स, सारे टाउन्स, वो कंट्रोल करता था। एक अम्ब्रेला के नीचे थी सारे डिपार्टमेंट्स। मास्टर प्लान उनके पास था, वाटर बोर्ड उनके पास था, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उनके पास थी, ट्रांसपोर्ट उनके पास था, और जो टाउन्स थे वो कचरा उठाया करते थे, मगर अम्ब्रेला के नीचे, मेयर के अम्ब्रेला के नीचे थे ये। अगर हम इस तरह चाहेंगे कि पॉलिटिकल ब्लेम गेम पे मैं नहीं जाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं मसला हल हो। और इस कराची के मसले हल के लिए आपको पीएम साहब को बैठना होगा, सिंध के चीफ मिनिस्टर को साथ लेना होगा, जो 2018 का जो बाद इख्तियारात नीचे देने हैं उस पर अमल करना पड़ेगा। अब एनएफसी अवार्ड तो हो गया, मगर व्हाट अबाउट पीएफसी अवार्ड? इतने सालों से ये सिस्टम चल रहा है, पीएफसी अवार्ड का फॉर्मूला नहीं मुरतब किया गया सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि फंड्स जो है वो नीचे जाएं। तो बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें सीएम साहब भी कुछ नहीं कर सकते। मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको वजीर आजम इस सारे मामले में कराची के मसले को हल करने में संजीदा दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अगर वजीर आजम जाते हैं वहां तो सीएम से उनकी मुलाकात ही नहीं होती, वहां तो ताल्लुकात टर्म्स ही सीएम और पीएम के इतने अच्छे नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। देखें, कराची में 6 कैंटोनमेंट्स हैं, उन कैंटोनमेंट्स एरिया में सीएम साहब की भी नहीं चलती है। बल्दियात को तो छोड़ दें आप, डीएचए है, डीएचए में सीएम साहब की नहीं चलती है। केपीटी की लैंड है, रेलवे की लैंड है, वहां सीएम साहब की नहीं चलती है। तो हमारे यहां प्रॉब्लम यह है कि बहुत ज्यादा डिवाइड कर दिया गया है इस शहर को। जब तक 140A आर्टिकल इंप्लीमेंट सही तरह से नहीं होगा, आप मुझे लाख ब्लेम करते रहें। कचरा देखें, नालों की जिम्मेदारी केएमसी की है। नाले कभी भी साफ नहीं हो सकते जब तक जिसके पास कचरे का डिस्पोजल है वो अपना काम पूरा ना करे। अगर कचरा नालों में पड़ता रहेगा तो नाले साफ हो ही नहीं सकते। अरबों रुपए लगा दें उस पर, वेस्ट है वो पैसे का। तो जब तक सीएम साहब, पीएम साहब ये बैठेंगे नहीं, कराची 2 पोर्ट की सिटी है, पैसे देता है पूरे मुल्क को, इसको सीरियस नहीं लेंगे, बल्दियाती सिस्टम ठीक नहीं कर सकता इसे। ओके, तो आपके ख्याल में ऐसा आपको अब आपका अगस्त में दौरानिया खत्म हो रहा है आपकी मेयरशिप का, तो ये इन 4 सालों में तो नहीं हो सका, अब आगे जब होगा जाहिर है हम देखेंगे, लेकिन बतौर मेयर आप कराची को क्या दे सके हैं? आप जब पहले आए थे तो तब भी हमने आपसे बात की थी और उस वक्त आपका क्या मौक़िफ़ था और कराचीइट्स का क्या मौक़िफ़ था, जरा पहले मैं आपको वो सुनवाता हूं। कराची में बहुत ज्यादा हम बात करते रहे लोगों के साथ, हम कई सालों से यही मसला हमें दिखाई दिया। अब मेयर साहब, आप अपनी कारकर्दगी को कितने नंबर देंगे? चलें इख्तियारात वाली बहस से एक तरफ हट के देखते हैं, क्या आप दे सकें कराची को अपने 4-5 सालों में? आपने जो क्लिप्स दिखाई है ना, वो अगर आप देखें, गौर करें, तो पानी के प्रॉब्लम्स हैं। लोगों को पानी का प्रॉब्लम है, जो कि है, कचरे के अंबार हैं। ये दोनों महकमे केएमसी के पास नहीं है। जो महकमे मेरे पास हैं, केएमसी के पास हैं, हमारे पास 102 सड़कें हैं, हम मुश्किल से उनकी मेंटेनेंस करते हैं। कराची की जो बड़ी सड़कें हैं बहुत मुश्किल से करते हैं, हमारे पास वो फंड्स नहीं है। मेरे पास जो फंड्स आते हैं वो तनख्वाह में चले जाते हैं। एडीपी के जो स्कीमें हैं वो ना होने के बराबर हैं। हमने पार्क्स सारे रिवाइव कराए, पार्क्स खंडरात में तब्दील हो चुके थे। हमने कराची की इंक्रोचमेंट तकरीबन खत्म कराई है। नालों पे हर जगह, पार्क्स में चाइना कटिंग, प्लेग्राउंड पे इंक्रोचमेंट वो रिमूव कराई है टोटल। हमने अपने अस्पतालों की कंडीशन बेहतर की है। हमने सर अस्पतालों से याद आया, आज आप गए, असद उमर साहब भी आपके साथ गए अब्बासी अस्पताल के अंदर, वहां डॉक्टर्स घेर के खड़े हो गए आप लोगों को। उन्होंने तो अपनी तनख्वाहों का और सहूलतों का जो है वहां पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, रोना रोया। तो क्या है, अस्पतालों की हालत तो बहुत बुरी है कराची के अंदर। इसके साथ आप अगर ये कहते हैं कि जी बहुत बेहतर कर लिए हैं। जो डॉक्टर्स की तनख्वाहें हैं वो तनख्वाहों का शॉर्टफॉल है। मुझे ग्रांट मिलती है सिंध गवर्नमेंट से तनख्वाहों की,
मेरे पास 16.5 करोड़ का शॉर्टफॉल है महीने का, तनख्वाहों का, केएमसी के एम्प्लॉइज का। तनख्वाह मैं नहीं देता, सिंध गवर्नमेंट देती है। अगर वसाइल हमारे पास हो तो हम ये खुद हैंडल कर सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तनख्वाहें देती है सिंध गवर्नमेंट, वो भी पूरी नहीं देती। मेरे पास अपना रेवेन्यू जनरेशन का कोई एरिया नहीं बचा है, सारे एरिया सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं। तो कैसे मेंटेन करेंगे सारे डिपार्टमेंट्स को? बहुत मुश्किल काम है। मेरे बाद जो भी आएगा वो इन वसाइल के साथ, इन इख्तियारात के साथ डिलीवर नहीं कर सकता। तो सर ये तो वसीम अख्तर साहब पहले साल से आपसे ये बात की जा रही है कि अगर आपके पास वसाइल भी नहीं थे, अब देखें अगर हम उनसे सवाल करते हैं, वो कहते हैं जी वाटर बोर्ड जो है उसकी हिस्ट्री यही है कि उसका जो चेयरमैन है वो जो है वो सिंध गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी। और जिस दौर में माजी में नेमतुल्ला खान साहब गालिबन जब जिस वक्त 2001 में वो बने, तो वो फर्स्ट टाइम था जब ये इख्तियार जो है वो दिया गया अंडर, लेकिन वो भी किसी कानून के तहत नहीं, ये सिंध गवर्नमेंट के सीएम के अपने इख्तियारात के तहत उन्होंने जो है ऐसा किया। वरना जो वाटर बोर्ड एक्ट है वो इसकी इजाजत नहीं देता कि वो मेयर के अंडर हो, कोई कानून नहीं है। ये आप वहां से इख्तियारात इस्तेमाल होते हैं तो ये काम हो सकता है। लेकिन मैं इस डिबेट में जाए बगैर सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि आपकी बेबसी अपनी जगह, आपको एम्पावर्ड करना चाहिए, इस पे सबका इत्तेफाक है, वजीर आजम और सीएम को बैठना चाहिए, सबका इत्तेफाक है। लेकिन क्या आप मौसर एहतजाज या जो है वो कोई ऐसी पोजीशन ले सके कि आप ये बताएं कि जी मेरे पास तो इख्तियार ही कोई नहीं था कराची को सीधा करने का, ऐसी मेयरशिप का मैं क्या करूंगा? 4 साल अगर आप मेरी क्लिपें निकाल लें, मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया हूं। मेरी पिटीशन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ 140A आर्टिकल। मसला तो हल वो पेंडिंग, तक उस पर अमल नहीं हुआ। अगर वो हो जाता तो हालात बहुत बेहतर होते। मैं हर जगह एहतजाज कर चुका हूं, लिख चुका हूं, वाटर कमीशन में सारी डिटेल दे चुका हूं, सीएम साहब को लिख चुका हूं, मिनिस्टर्स को लिख चुका हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुका हूं। जहां जहां मैं रेस कर सकता था मैंने किया, लिख के दिया। अमेंडमेंट्स देने जा रहा हूं अब मैं। 2013 का जो SLG बनाया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, उसमें मैं अमेंडमेंट देने जा रहा हूं कि अगर इसको सिस्टम को जब तक ठीक नहीं करेंगे, कराची के मसले हल नहीं होंगे, बल्कि पूरे सिंध के मसले हल नहीं होंगे, क्योंकि यही सिस्टम हर डिस्ट्रिक्ट में गया हुआ है। इधर लैंड ओनिंग एजेंसीज इतनी सारी हैं कि एक मेयर सारी कराची को हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि उसका डोमेन खत्म हो जाता है। शारा फैसल अगर मैं ले लूं एयरपोर्ट तक, 3 जगह कैंटोनमेंट्स आते हैं, वहां मेरे रूल्स नहीं चल सकते। तो इस तरह से कोई भी शहर, जब फिर सिंध गवर्नमेंट ने इस शहर में 3 अथॉरिटीज बनाई हुई हैं, LDA, MDA, KDA। किसी भी शहर में अगर अथॉरिटी बनती है डेवलपमेंट, वो एक होती है, एक बनती है, या 3 बना दी गई है। शहर को बहुत डिवाइड कर दिया गया। टुवर्ड्स द वेरी एंड ये बात ठीक है कि अगर इख्तियारात ही नहीं होंगे तो मेयरशिप जो है वो बिल्कुल एक बेबस और एक डमी का रोल ही प्ले कर सकेगी। मुझे ये बताएं कि आप अगर दोबारा इलेक्शन में जाते हैं और इन्हीं इख्तियारात के साथ आपको या आपकी पार्टी को दोबारा कराची की मेयरशिप लेनी पड़ी तो लेंगे? मैं ये कहता हूं आपके सवाल के जवाब में कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इलेक्शन कराए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो 140 आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन है उस पे इम्प्लीमेंट नहीं करवाया, वो करवाया जाए। अगर इन्हीं इख्तियारात वसाइल के साथ इलेक्शन करवा रहे हैं तो ना करवाएं, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी। एक और क्वेश्चन, ये जो अली जैदी साहब पिछले साल काफी एक्टिव हुए थे नालों की सफाई के लिए, हमने देखा आप, अली जैदी साहब, नासिर शाह साहब, ये सारे लोग बड़े एक्टिव हुए, पीपल्स पार्टी, MQM, PTI, सारा कि जी आओ कराची साफ करें। उससे फर्क पड़ा था? वो तो कह रहे हैं जो मैंने नाले साफ करवाए थे उसके नतीजे में इतनी तबाही नहीं हुई जितनी इस दफा हुई है। कोई फर्क पड़ा था उससे या कोई फर्क नहीं पड़ा? इस बार भी जो नाले साफ होंगे उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। पहले जब भी हुए नाले साफ वेस्ट हैं। मैं जब मेयर बना, मुझे सिंध गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे 50 करोड़ रुपए KMC को दिए कि नाले साफ कर लें। हमने नाले साफ करवाए, मगर 3 हफ्ते बाद नालों की वही कंडीशन थी। ये सोल्यूशन नहीं है, ये टेम्परेरी सोल्यूशन है। हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए कि गार्बेज का डिस्पोजल बेहतर कर लें, सीवरेज का डिस्पोजल बेहतर कर लें, तो नाले खुद ऑटोमेटिकली साफ रहेंगे। मगर ये सोल्यूशन नहीं है। कोई भी नाले साफ नहीं करा सकता जब तक कचरे और सीवरेज का डिस्पोजल बेहतर नहीं होगा। ठीक है, और आप ये समझते हैं कि अगर इस पावर के साथ दोबारा मेयर इलेक्शन होते हैं और मेयर आता है तो उससे बेहतर है कि इलेक्शन ही ना हो और मेयर ना आए? दैट व्हाट यू आर सेइंग? यस या नो प्लीज सर? इलेक्शन कराना बेकार है, टाइम वेस्ट है।
टाइम वेस्ट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वसीम अख्तर साहब मेयर हमारे साथ मौजूद थे। कराची के मेयर जो है वो अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं और 4 साल तक यही बात हम कहते रहे कि अगर मेयर के पास इख्तियारात नहीं हैं, अगर मेयर जो है वो बेबस हैं, तो फिर ऐसी मेयरशिप का क्या फायदा। लेकिन उनका यही मौकिफ रहा कि हमारे पास मैंडेट है अवाम का, हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। लेकिन नतीजा 2017 हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो, 2008 हो, 2000 जो है वो 5 हो, उसके बाद से हम ये देख रहे हैं 2008 के बाद जो इलेक्शन हुए, 2005 के बाद जो इलेक्शन हुए, उसके बाद से हम यही देख रहे हैं कि सिर्फ इख्तियारात का ही एहतजाज नजर आया। अमली तौर पर कराची के अंदर कुछ नहीं हो सका। कराची में ना DHA महफूज है, वहां पर भी पानी घरों में दाखिल हो जाता है, और ना ही कच्ची आबादी जो है वो महफूज है, वहां पर भी इन्हीं मसाइल का सामना रहता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगी के इलेक्ट्रिक की तर्जुमान नूर अफशां साहिबा। जरा उनसे पूछेंगे कि ये बिजली की वजह से जो वबाल बना हुआ है कराची में, और अभी हमने ये खबर देखी कि 22 अरब रुपए का मुनाफा हुआ है के इलेक्ट्रिक को। तो अपना मुनाफा तो 22 अरब है, लेकिन कराची वालों के लिए बिजली कहां है। आफ्टर दिस ब्रेक वेलकम बैक। नूर अफशां साहिबा तर्जुमान है के इलेक्ट्रिक की, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नूर अफशां साहिबा, जरा ये बताइएगा कराची में क्यों के इलेक्ट्रिक जो है लोड शेडिंग पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। कराचीआइड्स हों, वहां की कोई तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हों, उनका इस बात पे इत्तेफाक है कि के इलेक्ट्रिक की वजह से कराची के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस शदीद गर्मी में। अस्सलाम वालेकुम आदिल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा मौक़िफ़ इंक्लूड किया। थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना चाहती हूँ। देखिए, लोड शेडिंग और लोड मैनेजमेंट दो अलग चीज़ें हैं। लोड शेडिंग का ताल्लुक बिजली चोरी से है। जब तक बिजली चोरी कंटिन्यू होगी, लोड शेडिंग नेशनल पावर पॉलिसी के तहत की जाएगी, ना सिर्फ कराची में, दूसरे शहरों में भी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरे शहरों में भी 2 से 12 घंटे की लोड शेडिंग बिजली चोरी के बायस की जाती है। कराची में अलबत्ता किसी भी जगह 8 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं की जाती। दूसरी बात है लोड मैनेजमेंट। लोड मैनेजमेंट का ताल्लुक जब सप्लाई और डिमांड का गैप एक हद को क्रॉस कर जाता है, तब लोड मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। इसका भी कुछ बैकग्राउंड के बहुत सारी वजूहात है। हमारे एंड से हमने 2016 से हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करें। हमारे कुछ प्लांट्स भी थे जो एंटिसिपेटेड थे। 700 मेगावाट का एक कोल फायर्ड पावर प्लांट था। इनकी अप्रूवल्स में ताखीर के बायस ये प्रोजेक्ट्स डिले हुए हैं। अगर ये प्रोजेक्ट्स टाइमली इनको रेगुलेटरी और गवर्नमेंट अप्रूवल्स मिल जाती तो वो आज ऑन ग्राउंड होते और डिमांड और सप्लाई के बीच में कोई गैप नहीं होता। प्रॉब्लम वही होती है कि डिमांड के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, वो कंटिन्यूअली ग्रो करती रहती है, जबकि सप्लाई को इंश्योर करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। एक प्लेयर के इलेक्ट्रिक है, लेकिन बहुत सारी दूसरी एंटिटीज हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोसेस को। आप लोगों की जानिब से पहले ये कहा गया कि हमें जो है वो इनिशियली उस वक्त ये कहा गया कि आपको फर्नेस ऑयल फ्यूल का इशू था। फेडरल गवर्नमेंट ने बताया कि गैस और फर्नेस ऑयल भी प्रोवाइड किया गया। अब खैर आप लोगों की तरफ से इसको मान भी लिया गया कि हाँ वो हमें प्रोवाइड किया गया है। दूसरी तरफ अगर आप इतने सालों के बाद भी ये असेसमेंट नहीं कर सकते कि कराची जैसे शहर में, जो एक बहुत बड़ा शहर है जिसकी बिजली बहरहाल के इलेक्ट्रिक को ही प्रोवाइड करनी है, कि यहां पर इस सीजन में कितनी डिमांड क्रिएट हो सकती है, और तो बहरहाल सवालात तो उठेंगे। और ऑपोजिशन हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, उनका इस बात पे कंसेंसस है कि कराची के इलेक्ट्रिक जो है, कराची की जो लोड शेडिंग, जिसको आप लोड मैनेजमेंट और लोड शेडिंग को दो अलहदा चीजों को आप बता रही हैं, ज्यादा दोहरी अजियत का सामना करना पड़ता है। कई इलाकों में 16-16, 18-18 घंटे भी जो है वो लोड शेडिंग की कंप्लेन है। आदिल, इसमें अगेन थोड़ी सी अगर बैकग्राउंड भी मैं एक्सप्लेन करूं तो डिमांड ऑब्वियसली ग्रो करती है। जब 2009 में नई मैनेजमेंट आई थी, तब से आज तक हमने तकरीबन $2.4 अरब की इन्वेस्टमेंट की है, और हमारी पूरी विलिंगनेस है कि हम एडिशनल $2 अरब की इन्वेस्टमेंट करें इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। तो हम एक बहुत एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। प्रॉब्लम वहां आती है जब हमारे बिजनेस प्लान्स और इन्वेस्टमेंट रेडी होती है, लेकिन एक टाइमली अप्रूवल्स फ्रॉम वेरियस एंटिटीज हमें अवेलेबल नहीं होती। फेडरल गवर्नमेंट एंटिटी है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आपको टाइमली जो है रिस्पॉन्ड ना करना, इसका एक रीजन है?
और देखिए, अगर हम जनरेशन की बात करें तो 2016 2015 ऑनवर्ड्स हमारे कई इन्वेस्टमेंट प्लान्स थे बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को, अफवाह वो कुछ भी हो, वो इंटरकनेक्शन हो जो एनटीडीसी से पावर एक्सट्रैक्ट कर सके, वो एक पावर प्लांट हो, कुछ भी बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो उसकी 2 से 3 साल की प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है। हम इसीलिए आज की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए हमने तो 2015 और 2016 से प्लानिंग अपनी शुरू की हुई थी और अप्रूवल्स को भी इनिशिएट किया हुआ था। ऑब्वियसली जब अप्रूवल्स के प्रोसेस में एक लैग आएगा तो पावर प्रोजेक्ट्स भी आगे से डिले होंगे। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं जो आपके अप्रूवल्स हैं उसमें, और उसकी वजह से आज जो है वो आप लोगों को और कराची के लोगों को जो है ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बिल्कुल, लेकिन जो एक फर्नेस ऑयल और सप्लाई फ्यूल सप्लाईज का इशू था वो हमारी वफाक ने बहुत उसके ऊपर सपोर्ट की है एंड आई एम हैप्पी टू से कि वो सप्लाई इशू रिजॉल्व हो गया है, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग हमारी जनरेशन अवेलेबल थी लेकिन हम ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे उसके कंट्रेंट्स रिजॉल्व हो गए और हम बहुत ग्रेटफुल हैं वफाक के सपोर्ट के लिए। तो कितने दिनों में अगले हम ये समझें कि जो फ्यूल आपका रिक्वायर्ड था, फर्नेस ऑयल और गैस आपको अब अवेलेबल हो गई है, तो कितने दिनों में हम समझें कि ये जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप है जिसकी वजह से लोगों को अजियत सहनी पड़ती है ये किसी हद तक रिजॉल्व हो सकता है? इसमें भी जो सप्लाई और डिमांड का गैप है ये एवरेज पे नहीं आता, ये ड्यूरिंग द डे कराची की डिमांड एवरेज पे 3000 से 3200 मेगावाट रहती है और हम इस डिमांड को पूरी तरह मीट कर पाते हैं। चैलेंज तब आता है जब एक पीक पीरियड आता है दिन के अंदर जब डिमांड 3500 मेगावाट या 3600 मेगावाट को क्रॉस कर जाए, वहां हमें लोड मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। और अगर बैक एंड से कोई हमारी पावर सप्लाई में कोई कंस्ट्रेंट्स आए, आजकल कैनअप आपको पता होगा कि उसकी सप्लाई हमें अवेलेबल नहीं है, विंड पावर का जब प्रेशर गिरता है तो वो वहां से भी कंस्ट्रेंट्स जनरेट होते हैं, जब वो प्रॉब्लम्स आती है तो हमें थोड़ी लोड मैनेजमेंट टुवर्ड्स द वेरी एंड नेपरा के इलेक्ट्रिक से मुताल्लिक वो जब एक समाअत ब्यूरो उसमें आप लोगों ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है, क्या स्टांस है जब नेपरा इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है सारे प्रोसेस को? सो नेपरा की इन्वेस्टिगेशन की टीम भी ऑन ग्राउंड थी। हमने भी अपनी एक पूरी हियरिंग के दौरान साइट और वर्जन को भी एक्सप्लेन किया है। हमारा मौक़िफ़ यही था कि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फ्यूल, फर्नेस ऑयल और गैस का प्रेशर, हम अपनी जनरेशन को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से लोड मैनेजमेंट की जरूरत थी। और साथ साथ अगर हमें अप्रूवल्स भी मिल जाते तो हमारे पास एडिशनल जनरेशन अवेलेबल होती, ऑल्टरनेट सोर्सेज पे, कोल पे अवेलेबल होती, ताकि हमारी डिपेंडेंसीज भी थोड़ी डाइल्यूट हो जाती। ओके, एक और बहुत एतराज उठता है कि कुछ जो है वो अबराज ग्रुप को फेवर किया गया है सारी सूरत हाल में, इससे मुताल्लिक भी जरा आप अपना मौक़िफ़ बताइएगा क्योंकि ऑपोजिशन गवर्नमेंट को भी इस बात पर तनकीद करती है। दायरा, यू हैव नथिंग टू डू विद दैट क्रिटिसिज्म, लेकिन मुझे जरा ये भी बताइएगा कि वैसे रोल है क्या? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस। आदिल, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे 24 बिलियन शेयर होल्डर्स हैं और हमारा एक जो लार्जर शेयर होल्डर है जिसका 66% शेयर्स है हमारी कंपनी में, वो है केस पावर। केस पावर के 1% ऑफ शेयर्स अबराज ग्रुप के पास है। तो अगर आप ये देखें कि डायरेक्ट शेयर होल्डिंग हमारे पास अबराज ग्रुप की नहीं है, केस पावर की है। और इसी तरह 66% शेयर होल्डिंग केस पावर के साथ साथ तकरीबन 24% शेयर होल्डिंग हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट की भी है। थैंक यू सो मच नूर अफशा साहब। ये रफ टाइम के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ आप सुन रहे थे। जाहिर है कि हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि इस मुल्क में एक तो पावर जो है, पावर सेंटर्स इतने सारे हैं कि जब आप किसी इशू को इन्वेस्टिगेट करें या डिमांड करें तो आपको वो बर्डन शिफ्ट होते दिखाई देता है कि ये हमारा नहीं उनका काम है, हमारा नहीं उनका काम है, हमारा नहीं उनका काम है। साबिक मेयर कराची मुस्तफा कमाल साहब एक ब्रेक लेंगे, जब हमारे पास वापस आएंगे तो फिर हम जरा उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये पावर सेंटर्स जो हैं सबकी अपनी अपना स्टांस है, लेकिन कराची के लोग क्या इन सब की तरफ देखते रहेंगे या फिर कोई एक यूनिफाइड पॉलिसी बना के उनको इस इशू से निकाला जाएगा? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। साबिक मेयर कराची मुस्तफा कमाल साहब चेयरमैन है पीएसपी के। जरा मुस्तफा कमाल साहब, क्योंकि जाहिर है कराची जो लोग जानते हैं, जो समझते हैं, जितना बेहतर इनके दौर में रहा
बहुत रेयर ही पास्ट में इसकी कोई हमें मिसाल मिलती है। लेकिन जो इनके क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं क्योंकि इनके पास इख्तियारात बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से डिलीवरी अच्छी थी, हमारे पास इख्तियारात नहीं है। और अब लेवल तो ये हो गया है कि वफाक, सूबा और लोकल गवर्नमेंट ये जो है वो पिंग पोंग चल रही है, जिसकी वजह से कराची वाले अपने लिए अभी भी तलाश कर रहे हैं कि कौन है जो उनका मसला हल कर सकता है। मुस्तफा कमाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जरा बताइएगा, मेयर साहब से भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मुझे याद है जब उनसे पहले साल बात कर रहा था, जब भी वो यही बात कर रहे थे, आज 4 साल बाद भी वो यही बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी से आप बात करें तो वो ये कहते हैं कि ये हमारा इख्तियार है, ये उनका इख्तियार है। वफाक से आप बात करें तो वफाक कहते हैं कि जी वो हमारा इख्तियार नहीं है, यहाँ हमारा इख्तियार है। कराची वाले किसके पास जाएंगे इख्तियारात के लिए? मसला इख्तियारात का नहीं है, मसला किरदार का है। हम पर, कराची वालों पर बदकिरदार लोग मुसलत हो गए। बदकिरदार, इनको, इन जैसे लोगों को अगर आप लंदन के मेयर का इख्तियार देके लंदन का मेयर बना दोगे, ये वहां पे भी कचरा उबाल देंगे, वहां पे भी कुत्ते काट रहे होंगे, बच्चों को वैक्सीन नहीं मिलेगी। आदिल भाई, मसला इख्तियार का नहीं है। अच्छा, आप आ जाते हैं, हम इसकी बिल्कुल इसको माइक्रोस्कोप से इसकी जो है वो माइक्रो लेवल पे इसकी चीजें देख ले। बेसिकली हम मांग क्या रहे हैं? हम कह रहे हैं हमारा कचरा उठा दो, हम कह रहे हैं नालों की सफाई कर दो, हम कह रहे हैं पीने का पानी दे दो, हम कह रहे हैं सड़क पे झाड़ू लगा दो। इसका इख्तियार मेयर के पास है। झूठ बोलते हैं जो लोग अगर ये कह रहे हैं कि हमारे पास इसका इख्तियार नहीं। इसका इख्तियार, मेंटेनेंस का इख्तियार सारा है। भाई, मैं अभी आपको ब्रिज बनाने के लिए नहीं कह रहा ना, मैं आपको अभी अंडर पासेस बनाने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको अभी अस्पताल बनाने के लिए नहीं कह रहा। अस्पताल में दवा देने का इख्तियार है, इसलिए कि आपके पास KMC है, आपके पास उसके स्टाफ की पैसे जा रहे हैं, तनख्वाहें जा रही हैं, आपके पास कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज है, आपके पास हजारों की तादाद में स्वीपर्स मौजूद हैं, ट्रक्स मौजूद हैं, उसका फ्यूल जा रहा है, उसकी तनख्वाहें जा रही हैं। तो ये गलत बात है कि कराची में पानी जमा हो गया और कोई लेकिन मुस्तफा कमाल साहब, ये जो DMCs हैं उनके पास है कचरा उठाने का इख्तियार, मेयर के पास तो नहीं है। मेयर कहते हैं कि जब मैंने आपके दौर का हवाला दिया कि जिस दौर में आप मेयर थे उसके पास ये काम होता था, तो उन्होंने कहा लेकिन मेयर एम्पावर्ड था कि वो टाउन से ये काम करा ले, लेकिन मैं जो है वो DMC से ये काम नहीं करा सकता। कितनी अजीब मजाक वाली बात है ना ये। भाई, मैं जब मेरे पास नीचे 18 टाउन्स थे और मैं कहूं जो टाउन्स जो काम कर रहा है, मैं आपको आके टीवी पे बोलूं, मुझे आपने कभी सुनी ये बात कहते हुए कि 18 टाउन हो? इनके 4 टाउन मेरी पार्टी के भी नहीं थे, तो फिर मैं भी उसके बावजूद मैंने आज तक कभी ये कहा कि भाई वो फलां टाउन वाला मेरी बात नहीं सुन रहा, मैं उसकी, ये तो बड़ी, अगर इसको कोई बाय करता है, मेरे पास इसके अल्फाज नहीं, अगर लोग इस वाली बात को, इस लॉजिक को बाय करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, तो मैं तो फिर जो है वो कुछ नहीं कह सकता इस वाली बात के ऊपर। लेकिन आदिल भाई, ये गलत बात है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल MQM के पास है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट MQM के पास है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी MQM के पास है, और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट 6 डिस्ट्रिक्ट्स में से 4 डिस्ट्रिक्ट्स के जो चेयरमैन हैं वो MQM के हैं। 80% कराची के, जो 80% कराची है, सिर्फ साउथ और जो है वो मलीर पीपल्स पार्टी के वहां पे चेयरमैन है। आप एक ही पार्टी के लोग हैं, आप एक ही एडमिनिस्ट्रेशन हैं, आपके कराची में 130 काउंसलर्स हैं, आप आउट ऑफ 209। आप कैसे कह सकते हैं कि वो मेरी रोजाना हर महीने काउंसलर्स को, UC नाज़िमीन को 5 लाख रुपए मेंटेनेंस के मिलते हैं? भाई, ये सब पार्टनर्स इन क्राइम है। अगर ऐसा होता तो ये आदमी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो रिजाइन करके चला जाता, वो छोड़कर चला जाता। हराम कमाने का इख्तियार है, उसमें कभी कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अगर आज भी कोई उनकी ये बात बाय कर रहा है कि वो फलां चेयरमैन है और मेरे पास ये इख्तियार नहीं है, भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक पूरा इनके पास डिपार्टमेंट आज भी चल रहा है, तमाम लैंडफिल साइट्स ये कंट्रोल करते हैं, नालों की सफाई के पैसे इनके पास आते हैं। पिछले साल की बात है, 50 करोड़ रुपए प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह रही कि हमने दिए और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के 15 अरब रुपए ये अपने हाथों से खर्च कर चुके हैं। 750 प्रोजेक्ट बनते हैं। 15 अरब रुपए का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट ADP का तरीकाकार यह है कि 2 करोड़ से जायद का आप टेंडर नहीं कर सकते। तो 2 करोड़ का मतलब है कि 750 प्रोजेक्ट जो है वो बन सकते थे डेवलपमेंट के। कराची 750 प्रोजेक्ट 2-2 करोड़ के होते, कराची चमक रहा होता। कराची बदकिरदार लोगों के हाथों में है, बदकिस्मती के साथ, और लोगों को अपनी लीडरशिप को बदलना पड़ेगा। हमें चोरों ने नहीं लूटा, हमने जिसको कराची वालों ने चौकीदार बना दिया था, उन्हीं चौकीदारों ने चोरों के साथ मिलकर हमें लूटा है। हमें अपना चौकीदार बदलने की जरूरत है। ठीक,
मुस्तफा कमाल साहब, अब जरा के इलेक्ट्रिक पे भी आ जाइएगा। अब ये के इलेक्ट्रिक का भी हम मौक़िफ़ सुनते हैं, वो पावर मैनेजमेंट की बात, वो टर्म्स ही है ना, लोड शेडिंग है, पावर मैनेजमेंट है, जहां ये होगा वो होगा। वफाक सूबे का कितना किरदार है कि वो इस मसले को हल करें? अब ज़ाहिर नेपरा की कमेटी बना दी, सारा कुछ, लेकिन ये बिजली का बहरान भी जो है वो सर के ऊपर टूटा हुआ है लोगों के। यही चल रहा है कि जी कमेटी बन गई है, हर चीज की हमारे यहाँ कमेटी बन जाती है। हर 100% जिम्मेदार वफाक है, नंबर 1 जो अथॉरिटी है के इलेक्ट्रिक के हवाले से वफाक, क्योंकि वफाक के इलेक्ट्रिक में सबसे ज्यादा शेयर है, नंबर 1। और ये के इलेक्ट्रिक की जो कंपनी है वो वफाक को डायरेक्ट रिपोर्ट करती है, नंबर। लेकिन सूबे और जो सिटी गवर्नमेंट है ये कराची वालों के वकील नहीं बन रहे, ये कराची वालों की मार्केटिंग, के दुख की मार्केटिंग नहीं कर रहे, ये कराची वालों की आवाज वफाक तक नहीं पहुंचा रहे। भाई कराची वालों की, एक आम कराची की आवाज वाले की आवाज ज्यादा तेजी से पहुंचेगी वजीर आजम को, या वजीर आला अगर फोन उठाकर जो है वो कहे कि भाई मेरे सूबे के सबसे बड़े बिजनेस रेवेन्यू हब में जो 90% रेवेन्यू कमाकर मेरे सूबे को देता है, 70% रेवेन्यू कमाकर मेरे मुल्क को देता है, वहां के लोग 14-14 घंटे बिजली उनके पास नहीं है, बिजनेसेस जो है वो बंद हो रही हैं, तो वजीर आजम उसके पर बात सुनेगा। फिर वजीर आजम साहब इसके इलेक्ट्रिक के जो मालिक हैं, अबराज के जो ग्रुप के जो आरिफ नकवी साहब हैं, उनके पर्सनल दोस्त हैं। वजीर आजम साहब उन्होंने क्या क्यों ये जो बारिशें तो अभी हुई हैं, उससे पहले उन्होंने क्या किया, क्यों लोड शेडिंग हो रही है? क्योंकि उन्होंने भाई फ्यूल फर्नेस ऑयल का ऑर्डर ही नहीं दिया। उन्होंने 1 महीने पहले ऑर्डर देना था, ऑर्डर ही नहीं दिया, तो फर्नेस ऑयल नहीं, तो आपके पास कैपेसिटी है लेकिन आपके प्लांट्स जो है बंद पड़े हुए। अच्छा, ये आगे कोई नहीं कह रहा कि क्यों नहीं दिया ऑर्डर, क्या वो नईब थे? नहीं, नईब नहीं है, क्योंकि वो बिजली ये के इलेक्ट्रिक को बेचने जा रहे हैं चाइनीज को, तो उसकी जो बैलेंस शीट है उसको अच्छी दिखानी है कि उसमें पैसे ज्यादा आए हुए हैं। अगर वो पैसे निकालकर फर्नेस ऑयल खरीदेंगे तो बैलेंस शीट खराब हो जाएगी, बैलेंस शीट खराब हो जाएगी तो जो ग्राहक लगा हुआ है, जो कस्टमर लगा हुआ है खरीदने के लिए, वो उसके कम पैसे देगा। इस चक्कर में कराची वालों को मार रहे हैं। दूसरा एक और पॉइंट ले ले, मैं सोल्यूशन से पहले एक और पॉइंट ले ले। अभी तर्जुमान के इलेक्ट्रिक हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने कहा कि 1% शेयर है अबराज ग्रुप का और 66% है जिस कंपनी का, उसके साथ वो 1% में है। एक तो खैर उन्होंने उसकी क्लैरिफिकेशन की है। और जी मैं एक जुमला बोल दूं आदिल भाई, यहां पे बताओ आज कौन डील कर रहा है इसको? आज कर रहे हैं शान अशरे। शान अशरे साहब वो आदमी हैं जो कि जिनका सबसे बड़ा अलजुमे ग्रुप है, शायद सबसे बड़ा शेयर शान अशरे का है। मैं आपको टीवी पे नाम ले रहा हूं लाइव। शान अशरे इज द पर्सन जो कि कनाडा से बैठकर ये सारी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, और ही वांट्स टू सेल इट ऑफ एंड यू नो गो अवे फ्रॉम दिस कंट्री। उन्होंने पैमरा में भी सेटिंगें कर रखी हैं, लोगों को कैनेडियन नेशनलिटी दी जा रही है, और पता नहीं और कहानियां हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही हैं। तो राइट नाउ यस, आरिफ नकवी जो है वो अब तक थे, लेकिन अब जो आदमी जिसने टेक ओवर कर लिया सारा, उसका नाम है शान अशरे, और जो कि इस मुल्क में नहीं है, और उनका काम इस वक्त सिर्फ उसको बेचना, बेचकर वो उस मुल्क से इसको जाना चाह रहे, और बेचना भी चाह रहे हैं बहुत महंगी कीमतों में, इसलिए वो बिजली बनाकर अपने पैसे खर्चे नहीं कर रहे। ठीक है, अब आप सोल्यूशन की तरफ जो है वो बात करना चाह रहे थे कि सोल्यूशन क्या होना चाहिए? जी आदिल भाई, सॉल्यूशन इसका यह है कि इसकी मोनोपोली खत्म हो जानी चाहिए। बिजली की कराची में डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन की मोनोपोली खत्म हो जानी चाहिए। एक से ज्यादा मल्टीपल आप कंपनीज को लाइसेंस दें और उनको डिस्ट्रीब्यूशन के लाइसेंस दें, जिस तरह से आपने आज से चंद सालों पहले सेलुलर फोन वालों को आपने जिस तरह से लिबरलाइज किया है अपनी पॉलिसी को। आज आप याद करें, एक टाइम था कि हमें इनकमिंग कॉल के पैसे देने पड़ते थे, आउटगोइंग बहुत महंगी हुआ करती थी। आज जो है वो आपको सिर्फ सिम, नया सिम, पुराना रखा हुआ सिम लगाने पे भी आपको पैकेजेस मिलते हैं, आपको फ्री कॉल्स मिलती हैं। क्या वजह हुई? क्योंकि आपने जो वो जमाना वो था कि एक मोनोपोली थी। आज जमाना ये कि आपने आधे दर्जन से ज्यादा कंपनीज को लाइसेंस दे दिया, तो अब अपने वो कंपटीशन क्रिएट कर दी। दुनिया में आप जाएं, तमाम शहरों में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप बिजली ए बी सी डी कंपनी से लें। आप किसी की भी आप ये जो आपके पास नेटवर्क बिछा हुआ है, आप इसका रेंट लें, और जो भी अपनी बिजली देना चाहे इसी नेटवर्क के जरिए मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए। जब इसमें कंपटीशन होगी, मुझे एक सारिफ को, एक कंज्यूमर को सस्ती बिजली मिलेगी, क्वालिटी वाली बिजली मिलेगी। कोई अगर लोड शेडिंग कर रहा होगा तो मैं उस कंपनी के पास जाऊंगा जिसकी लोड शेडिंग नहीं हो रही। कोई अगर महंगी दे रहा होगा तो मैं उस कंपनी के पास जाऊंगा जो सस्ती दे रहा हो। जब तक, और ये काम कौन करेगा? वफाक कर सकता है। इतने सारे
डेबिकल्स के बाद, इतनी सारी मिसमैनेजमेंट के बाद वफाक को कराची पर रहम करना चाहिए। वजीर आजम साहब से मेरी अपील है, तमाम जो इदारे हैं, जुडिशरी है और तमाम इदारे हैं, उनसे मेरी अपील है कि खुदा के वास्ते ये कराची तबाह हो रहा है तो पूरा मुल्क तबाह हो रहा है, इसकी इकॉनमी तबाह हो रही है तो पूरे मुल्क की इकॉनमी तबाह हो रही है। हम पर रहम करें, खुदा के वास्ते कराची वालों पर रहम करें। आप अपने एक डिसीजन से इसके मसले को हल कर सकते हैं। इसके लिए किसी अमेरिका की जरूरत नहीं है, किसी इजराइल की जरूरत नहीं है, कोई इंडिया हमारे खिलाफ साजिश नहीं कर रहा। ये हमारा अपना मैटर है। आपके डिसीजन मेकिंग से शहर ठीक हो जाएगा। हर साल जो है वो गर्मी में हम इसी तरह बैठकर प्रोग्राम करते हैं, रोते हैं, गजब खुदा का। कोई मरने का खौफ नहीं है हमारे हुक्मरानों को। किस तरह आज कोरोना वायरस के अंदर लोग जो है वो गर्मियों में अपने घरों में क्वारंटाइन हुए हैं, वहां पर 14-14 घंटे लाइट नहीं है। कुछ खुदारा रहम करें। अब तो एहतजाज कर, अच्छा फिर उस पर ड्रामा कर रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक के सामने पीटीआई के लोग जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। ओ भाई, पीटीआई किसके खिलाफ एहतजाज कर रही है? पीटीआई का तो वजीर आजम है, उसी के अंडर में तो ये सारा कुछ आता है। वो तो अपने एक फोन कॉल से जो है वो सब चीज, गवर्नर साहब लेटर लिखने, भाई गवर्नर को लेटर लिखने की नेपरा को क्या, भाई लेटर लिखने की तो हम जैसे लोगों को जरूरत है। गवर्नर साहब तो फोन उठाएंगे तो नेपरा के चेयरमैन उनसे बात करेगा। खुदा के वास्ते, हमने अभी तस्वीरें देख रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब और फला जो है जब सदर नहीं थे तो इसी बारिशों में वो कश्तियां लेकर जो है वो फोटो शूट्स करा रहे थे। ऐसा लगता है कि किसी फिल्म का सीन है कि फिल्म का टाइम खत्म हो गया, सब अपने अपने किरदार जो है वो भूल गए। खुदा के वास्ते हम पर रहम करें। ये बात आपकी ठीक है। और साथ ही जितने एमएनएस कराची से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हैं, अगर ये दो गवर्नर साहब या वहां के लोकल एमपीएस भी ये मसला ना उठाएं तो फेड बैठ के जो है वो तमाम एमएनएस इसके ऊपर जो है वो संजीदगी से गौर कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है शायद आगे करेंगे भी और सोचते भी होंगे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। जरा मैं आपको सुनवाता हूं। असद उमर साहब जो बात कर रहे थे, वो तो फेडरल मिनिस्टर हैं, वो क्या कहकर गए थे? कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। कराची इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज किया गया है, कराची प्राइवेटाइज नहीं किया गया। कानून की पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे ताकि कराची के आवाम के साथ ज्यादती न हो। सर, एक तो उन्होंने एलानिया लोड शेडिंग का जिक्र किया। एलानिया तो जाहिर है वो बताया कि इलेक्ट्रिक ने कि वो तो जितनी पूरे मुल्क में उतनी हम करते हैं, लेकिन अगर वो बढ़ भी जाए तो यहाँ कौन चेक करता है? 10 से 12 हो जाए तो कौन चेक करता है? 12 से 18 हो जाए तो कौन बता सकता है, सिवाय इसके कि जो खुद इदारे हैं। लेकिन वो कहते हैं आयरन हैंडेडली डील करेंगे, सख्त कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। कराची प्राइवेटाइज नहीं किया हमने, के इलेक्ट्रिक किया है। वो बात तो कर रहे हैं इस लेवल पर जाकर। मुस्तफा कमाल साहब, होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वो क्या होता है? वो यही होता है कि भाई आप जब जाती फायदे लेते हैं, अपनी पार्टी के लिए फायदे लेते हैं, तो आप फिर जब टाइम आता है सही को सही और गलत को गलत कहने का, तो उस वक्त आप वो फैसला नहीं कर सकते। दुनिया को ये पता है कि आरिफ नकवी साहब, अबराज गुरु साहब वज़ीर आज़म साहब के हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में पीटीआई के लिए बहुत फंडिंग की थी। वो वज़ीर आज़म की तमाम बोर्ड मीटिंग्स में, तमाम चीज़ों में वो जो है वो उनकी तस्वीरें देखी जा सकती हैं, बैठे रहते हैं। अब ये डेफिनेटली सारा ये दूसरे साहब शान अशरफ के पास चला गया। तो जब आप किसी से जो है वो कोई आपका इंटरेस्ट होता है, पार्टी का इंटरेस्ट होता है, आपकी कोई मदद किए हुए होता है, तो फिर आप उसके लिए आउटराइटली नहीं जा सकते। देखिए अभी आपके वफाकी वजीर को या हुकूमत में आए हुए लोगों को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तकरीर करके सुनाने की जरूरत नहीं है। हमें खबरनामा नहीं सुनना। हमें तो ऐसा लगता है कि भाई सब सारे वुज़रा का काम हो गया, हमें खबरें देना। भाई खबरें देना आपका काम नहीं, उसके लिए न्यूज कास्टर बैठे हुए, वो हमें खबरें सारी सुना देते हैं। आप हमें खबरें ना सुनाएं, आप ये बताएं क्या इन खबरों के ऊपर आपने किया क्या है। आपका काम है। अभी बहुत मोहतरम है हमारे लिए असद उमर साहब हमें ना बताएं कि जो भाई वो कर दें, वो आईनी हाथ इस्तेमाल करेंगे नहीं, वो भाई आईनी इख्तियारात इस्तेमाल कर लें। मैं आपको बता रहा हूं सोल्यूशन है वो आज जो है वो ये पॉलिसी का इख्तियार ऐलान करें। 3 महीने के अंदर जो है कंपनीज आ जाएंगी, कराची का मसला हल हो जाएगा। लिबरलाइज कर दें इसको, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये तो आपके पास जो सोल्यूशन है आप समझते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि एक जो इस वक्त लोकल गवर्नमेंट्स के पास इख्तियारात हैं, इस इख्तियार के साथ अगर कल आप पावर में हो तो ऐसी लोकल गवर्नमेंट जो है वो आप लेना चाहेंगे इतने इख्तियारात के साथ जितने? क्योंकि हमने जब भी उनसे बात की वो कहते हैं हम कहते हैं आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, तो मेयर ये कहते रहे, उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास लोगों का मैंडेट है, मैं फाइट करूंगा। लेकिन अभी इस टॉपिक को एक तरफ कर देते हैं। लेकिन क्या ऐसे इख्तियारात के साथ जिस बेबसी की बात एमक्यूएम करती है, आप ऐसे ही इख्तियारात लेना चाहेंगे? वाटर बोर्ड ना हो, कचरे की बात नहीं करते, या दीगर इख्तियारात जो वो मांगते हैं कि मेरे पास होने चाहिए,
कोई यूनिफाइड पॉलिसी होनी चाहिए कराची के लिए। आप लेना चाहेंगे, आपकी पार्टी लेना चाहेगी? 100% लेना चाहेंगे। क्यों है कह रहा हूं? वाटर बोर्ड नहीं है, हर गली का जो काउंसलर है और उसका यूसी चेयरमैन है वो पानी की लाइनों के कनेक्शन कटवा रहा है और नई कनेक्शन पैसे लेकर लगवा रहा है। कोई एक्सचेंज की मजाल नहीं है वाटर बोर्ड की कि वो अपनी मर्जी से वहां की लोकल यूसी नाजिम की मर्जी से कोई जो है वो काम कर ले, सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरी बात, सफाई बिल्कुल हम कर देंगे, नालों की सफाई कर देंगे, हम जो है वो इस पूरे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है मेंटेनेंस कर देंगे। ये जो 2-2 करोड़ वाले प्रोजेक्ट की मैंने आपको बात की, जो इस बुरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सपोर्ट के बावजूद 15 अरब रुपए मिले, 750 2-2 करोड़ के प्रोजेक्ट बनते हैं। इसका तरीकेकार ये कि भाई डिस्ट्रिक्ट एडीपी के पैसे 2 करोड़ से ज्यादा आप एक टेंडर में नहीं लगा सकते हो, तो 2-2 करोड़ के हिसाब से 750 मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट बनते हैं। आदिल भाई, शहर मुस्तफा कमाल साहब, ये जो बड़े नाले हैं उसके लिए वर्ल्ड बैंक से राब्ता सिंध हुकूमत को करना पड़ रहा है कि वो उसकी सफाई में जो है वो मदद करें। अब वो कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो मेन असल इशू तो आदिल भाई, इनको पता ही ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पता है कि काम कैसे होता है, ना लोकल गवर्नमेंट को पता है काम कैसे होता है। फेडरल गवर्नमेंट का तो खैर अल्लाह ही हाफिज है, नहीं पता। देखिए, रातों को जागना पड़ता है, आपको उतरना पड़ता है। आपको रात जब शहर सो रहा होता था, मुस्तफा कमाल जाग रहा होता था, वैसे नहीं हो जा, आसमान से फोर्स नहीं उतरती थी। आपको अपने हिस्से की रिश्वत छोड़नी होती है, आपको रात में कोकेन पार्टी नहीं करनी होती है, आपको मरने का ख्याल होना होता है कि आप मरेंगे तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को छोड़कर रात को आप अपनी रात किसी गली में, किसी चौराहे पे, किसी शहर के कोने पे, किसी शहर की सुबह की जिंदगी को बेहतर करने के लिए खर्च करते हैं। गजब खुदा का, ये बिल्कुल मैनेजेबल है, हो सकती है, आज भी हो सकती है। और फिर आप मजीद इख्तियारात के लिए उसी वक्त आवाज उठाएंगे ना जब आप किरदार वाले होंगे। आपका जो आज किरदार है, इस किरदार पे आपको कौन इख्तियार देगा? हर फोन पे तो आपकी ऑडियो वीडियो चल रही है, इस किरदार पे आपको कौन इख्तियार देगा? किससे आप इख्तियार मांग सकते हैं? ये बड़ी ज्यादती वाली बात है कि आकर लोग अपनी बात कर जाते हैं ऐसे कि पहले यहां तो कोई और आसमान से फरिश्ते उतर कर काम करते। नहीं भाई, ये शहर मैनेज होता था, ईमानदारी से मैनेज होता था। रात को लोग मेहनत करते थे, जागते थे, हराम नहीं कमाते थे, जब जाकर, और अभी दोबारा हो सकता है ये सारा कुछ उसी तरह से। सर, वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। मुस्तफा साहब मौजूद थे हमारे साथ। कराची का मसला संजीदगी से हल करना होगा, रेवेन्यू जनरेशन करने के साथ साथ कराची मिनी पाकिस्तान है, कराची मसाइलिस्तान है। कराची के अंदर इतना मसाइल का अंबार है कि अगर आज से भी शुरू करें तो शायद 4-5 साल लगेंगे कमिटमेंट के साथ, विल के साथ इस मसले को हल करने के लिए। कराची पर तवज्जो देनी होगी, चाहे वो वफाक हो, सिंध हो या लोकल गवर्नमेंट्स हो, ताकि कराची आइट्स को रिलीफ मिल सके। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।